तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करना है, किस बेसिस पे करना है? वेव थ्योरी के हिसाब से। हम रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमारा वेव ऑप्टिक शुरू है। कल हमने हाइगन्स प्रिंसिपल किया था। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट जिसको हमने क्या कहा, प्राइमरी वेव फ्रंट, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश सोर्स। ये फ्रेश सोर्स काम करेगा किसके लिए? न्यू डिस्टर्बेंस के लिए। और न्यू डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। और जो ये वेवलेट्स हैं ट्रैवल करते हैं विद द इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, किसकी वेलोसिटी से? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फर्स्ट पॉइंट था हाइगन प्रिंसिपल का। सेकेंड पॉइंट हमारा हाइगन प्रिंसिपल का क्या था कि अ सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ से दिखा सकते हो, a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant। यानी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, उनके एनवलप्स को ड्रॉ कर देते हैं, तो वो एनवलप्स की जो शेप आएगी हमारे उस इंस्टेंट पे इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये दीज 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट वाला है, और दूसरा हमारा सरफेस टचिंग, यानी जो एनवलप हमारा रेडी होगा। ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे हाइगन प्रिंसिपल के, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है तो 2 मार्क्स में ये हाइगन प्रिंसिपल, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, एंड जो आर्टिकल फिर हम करेंगे वो 3 मार्क्स में हो जाता है। 2+3 का हमारा आर्टिकल बन जाता है। तो हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो डायग्राम क्या है? एक हमने प्लेन ले लिया जिसका नाम हमने क्या कह दिया, M1 M2 नाम रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक इंसिडेंट कर दिया, क्या? प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, और उसके ऊपर हमने 3 रेज ड्रॉ किए उस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर। और जो ये प्लेन वेव फ्रंट है ये स्टार्टिंग में इंसिडेंट हुआ है इस प्लेन मिरर के ऊपर, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। PWF क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है। लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट है एट एन एंगल आई, इंसिडेंट एंगल हमारा आई दे रखा है यहाँ पे, तो इसने कहा कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। इसके बाद ये जब फॉल करेगा आगे हमें एक्सटेंड करनी है, रेज जहाँ मिलेंगी, देन रिफ्लेक्शन शो करनी है। और फिर जब हम एनवलप ड्रॉ करेंगे, क्या करना है हमें? जैसे हमारा B से A' तक जाने में इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, B से A' तक जाने में जितना डिस्टेंस हमने किया, तो हमने क्या करना है, अपने कंपास को ओपन करना है, और उस कंपास को ओपन करके उतरे डिस्टेंस पे हमें क्या लगानी है, आर्क लगानी है। सेम हम A पॉइंट से हमने डिस्टेंस नोट कर लिया, यहाँ से A पॉइंट पे रख के हमने क्या करनी है, उतने ही सेम डिस्टेंस पे यहाँ आर्क लगानी है। और आर्क के बाद जिस पॉइंट पे वो टच हो रहा है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा बाद में, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और उसके ऊपर हमने 3 रेज शो की है। ये वाली रेज हमारी यहाँ गई है, तो ये 1 थी, तो ये 1 यहाँ से हमारी 2 आई, तो ये हमारी 2 हो गई। यहाँ से 3rd रे आई हमारी, तो ये 3 हो गई। ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने कितना एंगल बनाया है, आर एंगल बनाया है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ने कितना एंगल बनाया है, आई डिनोट किया है। नॉर्मल के साथ ये भी हमारा आई हो जाएगा, और ये हमारा आर हो जाएगा। अब हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो ए बी है, A से B तक, यहाँ से A से B तक मैंने देखो लिखा हुआ है, इट इज़ इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। और A' क्या है हमारा, ये है रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड है एट एन एंगल R, और वो इंसिडेंट था एट एन एंगल I, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि B से A' तक जाने में, B से A' जाने में ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब T टाइम लगा, तो वेलोसिटी किस लाइट की वेलोसिटी से वो आगे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यानी C इंटू टी हो जाएगा हमारा। तो B से A' तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय T हो जाएगा। फिर हमने कहा कि बाय टेकिंग A एज अ सेंटर, अब A यहाँ सेंटर मानना है, और जितना इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना ही यहाँ से यहाँ तक करेगा। तो हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है A सेंटर से, A पॉइंट पे रख के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो और कितना डिस्टेंस लेना है, CT एज द रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ करनी है। और फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, कहाँ से, A' पॉइंट से। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फिर इसको कंप्लीट कर दोगे, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा क्योंकि B से A' जाने में डिस्टेंस था CT, तो हमारा सिमिलरली A से B' तक जाने में भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, CT, क्योंकि आर्क हमने कितने की लगाई है, उस CT डिस्टेंस की ही लगाई है, ठीक है। तो हमारा AB' भी कितना हो जाएगा, CT हो जाएगा। तो इसलिए अब हमने लिखा है कि A' B' कैसे एक्ट करता है, एज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा हमारे लिए। और बाय सिमिट्री वाइज अगर हम देखें, अब हमने 2 ट्रायंगल लेने हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, A B A' और A B' A'। अब इन देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या सिमिलैरिटी है हमारी,
हमने कहा कि जब हमने डायग्राम बनाया तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इन दोनों ने बी एंगल और बी डैश एंगल पर कितना एंगल बनाया है? 90 डिग्री फिक्स है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना है, तो हमने लिखा ए बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश। कितने एंगल है? 90 डिग्री। अब ये देखो ए से ए डैश, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो ये तो कॉमन हो गया। तो हमने कहा ए डैश इक्वल टू ए डैश, दैट इज कॉमन। और एक चीज़ और है हमारे पास कि बी से ए डैश तक जाने में डिस्टेंस और ए से बी डैश जाने में डिस्टेंस, ये हमारा कितना? सी है। तो 3 चीज़ें आ गई हमारी। तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया हमारा। तो ये दोनों ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। ठीक है, तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा बच गई चीज़, क्या चीज़ बच गई? ये एंगल बच गया, ये एंगल और ये एंगल। तो यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। जो बच गया उसको इक्वल कर देता है, तो यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज के 2 पॉइंट्स हैं हमारे कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा पॉइंट हमारे पास था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यही दोनों लॉ पढ़े थे तुमने रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या आ गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। और फिर हमें दिख भी रहा है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और नॉर्मल, जितने भी हमने बीच में नॉर्मल ड्रॉ करे वो एक ही प्लेन में लाया करते हैं। तो दोनों लॉज के पॉइंट हमारे ट्रू हो जाते हैं। दिस प्रूव्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। किस बेसिस पे किया हमने? वेव थ्योरी के बेस पे। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। किसके बेसिस पे? जैसे अभी हमने वेव थ्योरी के बेस पे किया था, वैसे ही बेस पे हमें क्या करना है? रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। रिफ्रैक्शन में तुम्हें याद है उसमें भी 2 लॉ हमने फॉलो किए थे। एक स्नेल लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और दूसरा था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। यहाँ रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। इससे पीछे वाला जो हमने आर्टिकल, पहले वाला आर्टिकल हमने किया था वो रिफ्लेक्शन पे था, ये रिफ्रैक्शन के बेस पे है। रिफ्रैक्शन का मतलब एक साइड ऑब्जेक्ट है, दूसरी साइड हमारी इमेज बन रही है, तो रियल होगी। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाती है, तो हमारे पास और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो उस केस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। ये हम कर चुके हैं। तो डायग्राम देखो, ये हमारा एक्स वाई क्या है? एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है कि ऐसी इमेजिनरी लाइन, ऐसी बाउंड्री होती है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है क्या, कि जो 2 मीडियम्स को सेपरेट करती है। जैसे अगर हमें तालाब में पानी की बात करें तो तालाब का जहाँ किनारा होता है, ठीक है, अगर उस किनारे को थोड़ा और आगे खोद दे तो पानी और आगे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो वो जो बाउंड्री थी वो और शिफ्ट हो गई। ऐसे ही हम बात करते हैं कि जहाँ पानी है और पानी के ऊपर क्या है? हवा है। पानी है, पानी के ऊपर हवा है, तो जहाँ तक पानी है वो लाइन और उससे ऊपर हवा, तो वो जो लाइन है उन दोनों मीडियम को सेपरेट करे, वो हमारा इंटरफेस का काम करेगा। वो इमेजिनरी होती है। पानी कम कर देंगे तो थोड़ा सा नीचे लेवल हो जाएगा, बढ़ा देंगे थोड़ा ऊपर लेवल हो जाएगा, तो वो शिफ्ट होती रहती है। वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है हमारी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो ये एक्स वाई है वो हमारा इंटरफेस है। हमने फिर से लिया है एक प्लेन वेव फ्रंट और उसके ऊपर 3 रेज शो की हैं, 1, 2 और 3। ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। फिर से हमने फॉल करवाया, किस एंगल पर करवाया है? इंसिडेंट एंगल आई पर। ठीक है, इस इंटरफेस के साथ वो आई एंगल बना रहा है। ये आई तो हमारा ये भी आई बन जाएगा इंसिडेंट रे का, अगर एक के साथ हमें शो करना है। फिर ये हमारा रेयर मीडियम है, मान लो एयर है। ये हमारा डेंसर मीडियम, मान लो ग्लास है या वाटर है या कुछ और हो सकता है हमारा। तो हमने कहा कि रेयरर है, रेयरर के अंदर सपोज जो लाइट ट्रैवल कर रही है विद द वेलोसिटी c1 ट्रैवल कर रही है, क्योंकि तुम्हें पता है, तो मैंने कहा कि जो रेयरर मीडियम है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट c1 है, जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट c2। ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयरर पे निकलती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर होके जाती है। ठीक है, बताया था मैंने, समझाया था कि भीड़ वाले इलाके में तुम्हें बाइक चलानी हो तो तुम स्लो चलते हो, स्लो चलोगे तो कहीं पे भी पहुंचना है तो डेस्टिनेशन पे तुम लेट पहुंचोगे तो तुम अगर सेम टाइम पे किसी से मिलना था, नहीं तो वो निकल जाएगा वहाँ से, तो तुम शॉर्टकट लोगे। तो जब रेयर से डेंसर में घुस जाते हो, डेंसिटी ज़्यादा वाले इलाके में चले जाते हो, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और डेंसिटी ज़्यादा खुले वाले एरिया में जाते हो तुम अपने ही वैसे ही रेस दे देते हो। और अगर कोई बंदा है तो सोचो कि वो तो आया नहीं, चलो इतने घूम आता हूँ मैं कहीं पे, तो वो कंसेप्ट भी कर सकते हो।
तो हमने क्या कहा कि अब एक्स वाई हमारा इंटरफेस हो गया। हमने 2 पॉइंट्स, जैसे ये फर्स्ट वाली रे हमने इंसिडेंट करवाई यहाँ पे ए पॉइंट पे, और जो लास्ट वाली रे हमने इंसिडेंट करवाई है ए डैश पे। तो अगर हम कहते हैं कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल, मान लो ये वाली रे हमने बात की, थर्ड वाली रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें भी रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर कहाँ पे मुड़ रही है, यहाँ पे एंटर कर गई, तो थोड़ा सा बेंडिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, रे ऑफ लाइट बेंडिंग टूवर्ड्स, और इससे सीधा कर देने। यहाँ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, जिस पॉइंट पे वो डेंसर में ऐड कर गई वहीं टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वही हमने कहा कि बाय टेकिंग एट डिस्टेंस ड्रॉ आर्क, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का कर दिया हमने, आर्क ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से, तो एनुलर रेडी हो गया। तो ये फाइनल हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। उसमें हमने इक्वल बनाया था, ये अनइक्वल होंगे। देखो इसमें ये ब्रॉड हमने शो किया, ये थोड़ा कम शो किया है क्योंकि इसमें डेंसिटीज़ का फ़र्क है, तो इसलिए एनुलर उसमें जो डायग्राम आया था हमारे सिमिट्री थी, यहाँ सिमिट्री नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा फाइनल क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा है, इट इज़ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ये हमारा कौन सा था, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो हमने कहा ए बी इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हो गया ए बी, और इसके ऊपर 1 2 3 हमने रेज ड्रॉ कर दी। ए डैश बी डैश और सी डैश हमारे रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ए डैश बी डैश, और 1 डैश 2 डैश और 3 डैश हमारी इसके ऊपर रेज हो गई। अब हमने क्या कहा, मान लो बी से ए डैश तक जाने में वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस अगर हमें लिखना हो, बी से ए डैश तक का डिस्टेंस लिखना हो, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी तो हो गई c1, टाइम t ले लिया सपोज हमने, तो हमारा फॉर्मूला आ गया बी ए डैश इज इक्वल टू c1t। अब हमने कहा कि बाय टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना रेडियस बनाना है, इतना नहीं बनाना हमें, इसमें हमें कितना बनाना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी वेलोसिटी और कितना टाइम। तो यहाँ तक वेलोसिटी कितनी, क्योंकि डेंसिटी है, सेकेंड मीडियम हो गया। तो हमने क्या कहा कि डिस्टेंस हमारा हो गया c2 वेलोसिटी और t टाइम हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक का हो गया c2 इंटू टी। तो a डैश आर्क कितने की लगानी है बेटा, कितनी वेलोसिटी इस मीडियम में और कितना उसको टाइम लगा, तो हमने कहा कि c2 इंटू टी हो जाएगा। अब दोनों आ गए, साइन आई निकालो, साइन आई क्या होता है, ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल से निकाल सकते हो, नहीं तो एक काम कर सकते हो तुम कि साइन आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वैसे, तो अभी हमने कहा कि ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने क्या करना है, साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक आया ना, और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो बी से ए डैश तक हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बी ए डैश डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए इंटू ए डैश, कोई। तो बी ए डैश की वैल्यू देखो यहाँ पर हमारे है c1t, और ए डैश बी डैश की ए डैश यूँ का यूँ रख लिया। ऐसे अब नीचे वाले ट्रायंगल से ले लो, इसमें भी हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो हमने लिखा परपेंडिकुलर, यानी ए से बी डैश, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डैश। वैल्यू डाल दो c2t अपॉन में ए डैश हो जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमें किस फॉर्मूले में डालनी है, हम डिवाइड कर देंगे स्नेल्स लॉ, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करना है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, यानी दोनों को डिवाइड कर दिया, तो वहाँ से ए डैश अपॉन ए डैश कट जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ प्रूव कर दिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने, दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था और हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट था और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में, प्लेन का मतलब समझते हो ना, जिसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हुए इकट्ठे, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल इंटरफेस एक्स वाई और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन में। तो ये हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। छोटा सा टॉपिक और है, उसको साथ ही कर लेते हैं कि बिहेवियर, हाउ द प्रिज्म बिहेवियर ऑफ प्रिज्म कैसे बिहेव करता है, लेंस कैसे बिहेव करता है, स्फेरिकल मिरर कैसे बिहेव करते हैं, किसके, जब हमने प्लेन वेव फ्रंट को फॉल करवाया। तो देखो ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये हमने प्लेन वेव फ्रंट, ये है प्लेन वेव फ्रंट के बी,
इसको फॉल करवाया इसके ऊपर, ठीक है। और दो हमने रेज ये शो कर दी, पैरेलल शो करनी, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कर्व हो रहा है, कर्व नहीं है, सीधी है ये, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से आई तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, यहाँ से इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ये होता कैसे है, देखो बेटा, जब ये वाली रे चलती है तो उसको इतने ब्रॉड डिस्टेंस, इतनी डेंसिटी में से जाना पड़ता है, लेकिन जब ये रे चलती है तो इसको तो हवा ही है, यहाँ तक तो मेरा प्रिज्म कहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, तो यहाँ तक तो हवा में ही है ना, तो वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है। फिर जितना डिस्टेंस उसने यहाँ तक एक्स्ट्रा चला तो इतना ही आगे चलेगा, उतनी डिस्टेंस में आर्क लगाएंगे, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी से एल तक का पॉइंट, ठीक है। और फिर ये हमारी बाहर निकल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि के ए प्लस ए एल, और के ए और प्लस ए एल तक वो हवा में ही है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और यहाँ पे लिखेंगे वो किसके इक्वल होगी, बी सी हमारा मीडियम में चला, प्रिज्म है, डेंसिटी है, तो बी सी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, ठीक है। समझ आया, डायग्राम क्लियर है। इसके बाद हम कहते हैं कि लेंस, अगर लेंस के टाइप में कैसे बिहेव करता है, जब प्लेन वेव फ्रंट को फॉल करवाते हैं, तो हमने ये कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये प्लेन वेव फ्रंट, उसके ऊपर 3 रेज शो कर ली। अब देखो यहाँ डेंसिटी फिर से लेंस की कम, यहाँ तो एयर में है, यहाँ भी एयर में है, अंदर अगर तीसरी एक रे को यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा तो ये तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, इतना मोटाई होगी यहाँ पे, यहाँ तो थिन है, यहाँ भी थिन है, तो यहाँ एयर का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इतना डिस्टेंस और बाहर जाएगा, इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा। तो हमारी शेप कैसे आएगी, जैसे एक पॉइंट एक्स्ट्रा चला, इसमें शॉर्टकट, तो ये पॉइंट आ गए, इनको अगर हम ड्रॉ करें तो बाउंड्री कैसे आएगी, ऐसी आएगी। तो यानी इसको आगे एक्सटेंड कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग टाइप बन जाएगा। तो इसमें देखो ए से एक्स प्लस एक्स से ए डैश कहाँ पे है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है P1 P2, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस मटेरियल, और यहाँ बी वाई प्लस वाई बी डैश स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। समझ आ गई शेप। 1 मार्क में शेप ड्रॉ करनी आ जाती है कि प्लेन वेव फ्रंट को हमने कन्वेक्स लेंस के ऊपर डाला, या प्रिज्म के ऊपर डाला, या तीसरा हमारा प्लेन मिरर के ऊपर डाला, और वो भी कैसा, कन्वेक्स ये है कनकेव मिरर के ऊपर डाला, यानी स्फेरिकल मिरर पे प्लेन वेव फ्रंट। ये देखो ये प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि कर्वेचर हमारा कैसा है, कर्वेचर ऐसा है, तो जितनी गहराई ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, जितनी गहराई कम होगी उतना डिस्टेंस कम चलेगा। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा चल लिया, सेम टाइम पे मिलना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखो गहराई ज़्यादा डिस्टेंस तो वो शॉर्टकट लेगा। तो अगर मैं सीधी बनाती तो क्या होता, देखो यहाँ तो उसने पहले ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया, तो फिर शॉर्टकट यानी यहाँ तक, यहाँ बिंदु बनाया, और यहाँ कम डिस्टेंस किया है इसके कंपैरिजन में, तो थोड़ा और दूर तक फालतू जा सकता है, तो इसमें पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, तो शेप हमने ड्रॉ की तो ये शेप आ गई। शेप क्लियर है, इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।